आज की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं। हम हर दिन इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पर उसमें से कितना याद रहता है और उससे भी जरूरी कितना हमारे काम आता है। ऐसा लगता है हम जानकारी के एक महासागर में गोते लगा रहे हैं, पर प्यासे ही रह जाते हैं। और यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। हमारे एक श्रोता ने सोनू कुमार की किताब द लेजेंड माइंड का एक अध्याय भेजा है, जो इसी उलझन की जड़ तक जाता है। ये अध्याय सूचना और ज्ञान के बीच एक लकीर खींचता है, और यकीन मानिए ये लकीर जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है सूचना के इस शोर में से ज्ञान के संगीत को पहचानना। हम देखेंगे कि कैसे मामूली से आंकड़े पहले सूचना बनते हैं, फिर ज्ञान और आखिर में विवेक तक का सफर तय करते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इन दो किरदारों को ही समझ लेते हैं, सूचना और ज्ञान। ये अक्सर एक दूसरे के बदले इस्तेमाल होते हैं, पर इस किताब के मुताबिक ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ, और इसे समझाने के लिए लेखक ने एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है, एक पकवान की रेसिपी। हाँ, रेसिपी यानी सामग्री की लिस्ट और बनाने के निर्देश, ये हुई सूचना। हाँ, कोई भी इसे पढ़ सकता है, समझ सकता है, सीधी साधी जानकारी। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा और ज्यादा रहस्यमयी किरदार आता है, ज्ञान। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर 10 लोगों को एक ही रेसिपी दी जाए तो क्या 10 लोग एक जैसा पकवान बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी का खाना लाजवाब होगा, किसी का ठीक ठाक, और शायद कोई उसे जला भी दे। हाँ, तो जो फर्क आता है, क्या वही ज्ञान है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, वही ज्ञान है। ज्ञान उस रेसिपी को इस्तेमाल करने की कला है। ये सिर्फ क्या और कब नहीं, बल्कि कैसे और क्यों का जवाब देता है। एक बेहतरीन शेफ सिर्फ रेसिपी नहीं पढ़ता, उसे मसालों का अंदाजा होता है, आंच को महसूस करने की समझ होती है, और ये सब अनुभव से आता है। मतलब ज्ञान में वो चीजें शामिल हैं जो लिखी नहीं जा सकती, जैसे एक पुराने मैकेनिक का सिर्फ आवाज सुनकर गाड़ी की गड़बड़ी पकड़ लेना। हाँ, बिल्कुल। यह एक दादी माँ के हाथ का अंदाजा, जो कभी चम्मच से नापकर मसाले नहीं डालती। एकदम सही। किताब में इसी को टैसिट एलिमेंट्स या अनकहे तत्व कहा गया है। सूचना को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, पर ज्ञान को आप ईमेल नहीं कर सकते। उसे सीखना पड़ता है, जीना पड़ता है, वो आपके अनुभव का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये दोनों किरदार अलग है, लेकिन ये बनते कैसे हैं? खासकर ज्ञान, ये पैदा कैसे होता है? सूचना का तो सीधा है, आपने कच्चे डेटा को लिया, उसे सजाया और सूचना तैयार। जैसे मौसम विभाग के बेतरतीब आंकड़े सिर्फ डेटा हैं, लेकिन जब उन्हें एक रिपोर्ट में लिखा जाता है कि इस हफ्ते दिल्ली का औसत तापमान 30 डिग्री रहा, तो ये सूचना बन जाती है। हाँ, सूचना का जन्म डेटा को व्यवस्थित करने से होता है, लेकिन ज्ञान का जन्म सूचना से होता है, और ये गहरी दिमागी प्रक्रिया है। इसके कुछ चरण हैं। पहला है आलोचनात्मक विश्लेषण। आलोचनात्मक विश्लेषण, बल्कि उसके पीछे के मतलब को समझना, सवाल पूछना, ये जानकारी मुझे क्यों दी जा रही है, इसका असली मतलब क्या है। और दूसरा कदम क्या होगा? दूसरा कदम है संश्लेषण, या आसान भाषा में कहें तो अलग अलग जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना। जैसे एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ एक ब्लड रिपोर्ट नहीं देखता, वो उस रिपोर्ट को मरीज के लक्षणों, उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री और अपनी समझ के साथ जोड़कर देखता है। अच्छा, वो जानकारी के टुकड़ों को संश्लेषित करके एक नतीजे पर पहुंचता है। और मुझे लगता है सबसे जरूरी हिस्सा इसके बाद आता होगा, उस जानकारी को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना। बिल्कुल। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन। जब तक आप जानकारी को किसी समस्या को सुलझाने या कोई फैसला लेने में इस्तेमाल नहीं करते, तब तक वो ज्ञान नहीं बनती। और चौथा? और चौथा और आखिरी चरण है अनुभव। बार बार अभ्यास करने से, गलतियां करने और उनसे सीखने से जो समझ पैदा होती है, वही असली ज्ञान है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें सालों लग सकते हैं। ये प्रक्रिया सुनने में तो सीधी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये काफी उलझी भी होगी, है ना? खासकर अनुभव वाला हिस्सा। मतलब ज्ञान एक तरह से अर्न्ड या कमाया हुआ होता है, जबकि सूचना गिवन या दी हुई होती है। क्या खूब कहा, ज्ञान कमाया जाता है, इसीलिए ये इतना कीमती है। अब जब हमने दोनों के बनने की प्रक्रिया समझ ली है, तो किताब में दिए गए कुछ सीधे सीधे फर्क पर नजर डालते हैं। ये बहुत काम के हैं। हाँ, जैसे पहला फर्क तो उत्पत्ति का ही हो गया।
सूचना प्रोसेस्ड डेटा है सही। और ज्ञान प्रोसेस सूचना और अनुभव है। दूसरा बड़ा फर्क है ट्रांसफर का। सूचना को भेजना बच्चों का खेल है। एक पीडीएफ भेज दी, एक लिंक शेयर कर दिया। लेकिन ज्ञान को ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मेंटरशिप चाहिए, साथ काम करना पड़ता है, किसी को सिखाना पढ़ाना पड़ता है। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। और फिर आता है दायरे का फर्क। सूचना आपको बताती है क्या हुआ, ज्ञान आपको समझाता है क्यों हुआ और अब क्या करना चाहिए। इसे समझने के लिए किताब में एक शानदार उदाहरण है। किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसमें बिक्री के सारे आंकड़े हैं, वो सूचना है। हाँ, उस रिपोर्ट को कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन एक तजुर्बेकार फाइनेंशियल एनालिस्ट जब उस रिपोर्ट को देखता है तो वो सिर्फ आंकड़े नहीं देखता, वो उन आंकड़ों के पीछे छिपे ट्रेंड्स को देखता है, बाजार के उतार चढ़ाव से उसे जोड़ता है और फिर ये भविष्यवाणी करता है कि कंपनी का भविष्य कैसा होगा और उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, ये क्षमता ज्ञान है। ये उसके सालों के अनुभव और समझ का नतीजा है जो सिर्फ रिपोर्ट पढ़ने से नहीं आ सकता। ठीक है, तो सूचना और ज्ञान में ये फर्क तो समझ आ गया, लेकिन ये रिश्ता एक सीधी रेखा में नहीं है, है ना? किताब में इसे एक पूरी इमारत या पिरामिड की तरह समझाया गया है, जिसकी नींव कहीं और से शुरू होती है। हाँ, और ये DIKW पिरामिड बहुत मशहूर मॉडल है। D मतलब डेटा, I मतलब इन्फॉर्मेशन, K मतलब नॉलेज और W मतलब विजडम या विवेक। ये हमें दिखाता है कि मूल्य कैसे बढ़ता जाता है। सबसे नीचे नींव में है डेटा, कच्चे तथ्य, आंकड़े जैसे 25, 45, 105। अपने आप में इनका कोई मतलब नहीं है। फिर हम पहली मंजिल पर आते हैं, जहां है सूचना। यहां डेटा को संदर्भ मिलता है। जैसे हमारे नए प्रोडक्ट की बिक्री पहले महीने 25 यूनिट थी, दूसरे महीने 45 और तीसरे महीने 105। अब इन आंकड़ों का मतलब निकलने लगा है। यहाँ से अगली छलांग हमें ज्ञान की मंजिल तक ले जाती है। यहाँ हम पूछते हैं क्यों। जैसे बिक्री इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारा नया मार्केटिंग अभियान बहुत सफल रहा है, हमें इस अभियान में और पैसा लगाना चाहिए। यहाँ सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि कारण और एक्शन का सुझाव भी है। और पिरामिड के शिखर पर क्या है? सबसे ऊपर शिखर पर है विवेक। विवेक सिर्फ क्या करना चाहिए नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि क्या करना सही है। ये दूर की सोचता है। उसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो विवेक कहता है, हाँ, मार्केटिंग अभियान सफल है और हमें और पैसा लगाना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए क्या हमारी सप्लाई चेन तैयार है, क्या हम क्वालिटी बनाए रख पाएंगे, क्या ये तरक्की लंबे समय तक टिक पाएगी। विवेक बड़ी तस्वीर देखता है। ये मुझे अपना पहला स्टॉक मार्केट निवेश याद दिलाता है। मेरे पास डेटा था, एक स्टॉक की कीमत, मेरे पास सूचना भी थी कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन मेरे पास ज्ञान नहीं था कि बाजार के उतार चढ़ाव को कैसे समझें। अच्छा। और विवेक तो बिल्कुल नहीं था कि लालच में आकर सारे पैसे एक ही जगह न लगा दूं। नतीजा काफी नुकसान हुआ। ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो हम सबसे जुड़ता है। ये पिरामिड दिखाता है कि सिर्फ सूचना के आधार पर लिए गए फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं। यहां तक तो सब ठीक है, सूचना, ज्ञान, विवेक, ये सब समझ आता है। लेकिन अब किताब एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। अब तक हम सूचना की क्वालिटी की बात कर रहे थे, लेकिन लेखक पूरी दुनिया की जानकारी को ही 3 हिस्सों में बांट देते हैं और इसके लिए पानी का एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, ये इस अध्याय का सबसे अनोखा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। लेखक का दावा है कि दुनिया में जितनी भी जानकारी मौजूद है उसे 3 संसारों में बांटा जा सकता है। चलिए पहले संसार की बात करते हैं जो सबसे बड़ा है। और यहीं पर लेखक एक ऐसा दावा करते हैं जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। वो कहते हैं कि दुनिया की लगभग सारी जानकारी 97% असल में भ्रामक सूचना है। इल्यूजन इन्फॉर्मेशन। 97%? हाँ, ये पृथ्वी पर मौजूद खारे समुद्री पानी की तरह है, विशाल, हर जगह मौजूद, पर किसी काम का नहीं। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे रुक कर सोचना पड़ा। 97%? क्या ये सच हो सकता है? ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और लेखक इसके पीछे तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि ये वो सूचना है जिसका कोई आधार या तर्क नहीं होता। ये वो मान्यताएं, अंधविश्वास और वहम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। जैसे रास्ते से काली बिल्ली गुजर जाए तो रुक जाना। हाँ। या
3 लोगों के समूह में कहीं नहीं जाना चाहिए। या जैसे रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, या शीशा टूट गया तो अपशकुन होगा। ये बातें हम बचपन से सुनते आए हैं। लेखक का कहना है कि समाज इन चीजों का आंख बंद करके पालन करता है, बिना ये सवाल पूछे कि क्यों। बिल्कुल, इससे किसी का कोई भला नहीं होता, सिर्फ हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। ये जानकारी का एक विशाल समुद्र है जो हमें घेरे हुए है, पर हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। और ये सिर्फ पुराने अंधविश्वासों तक सीमित नहीं है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर फैलने वाली ज्यादातर अफवाहें, झूठी खबरें और बिना सिर पैर के वायरल ट्रेंड्स, ये सब इसी 97% का हिस्सा हैं। ये जानकारी ध्यान खींचती है, लेकिन जीवन में कोई सकारात्मक मूल्य नहीं जोड़ती। तो अगर 97% जानकारी भ्रामक है, तो बाकी 3% में क्या है? क्या वो सब काम का है? नहीं, यहीं पर लेखक एक और परत जोड़ते हैं। उस 3% में भी एक हिस्सा ऐसा है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। वो इसे दूसरा संसार या नकारात्मक सूचना, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये कुल जानकारी का लगभग 2% है। इसकी तुलना ग्लेशियरों और नदियों के पानी से की गई है, जो है तो ताज़ा पानी, पर पीने से पहले उसे साफ करना पड़ता है। नकारात्मक सूचना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो जानकारी जिसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को नियंत्रित करने या स्वार्थ साधने के लिए किया जाता है। किताब में इसका सीधा उदाहरण काला जादू दिया गया है। लेकिन अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें, तो किसी की इज्जत उछालने के लिए झूठी खबरें फैलाना, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए जानकारी का इस्तेमाल करना या नफरत फैलाने वाले भाषण, अच्छा, ये सब नकारात्मक सूचना के उदाहरण हैं। ये जानकारी शक्तिशाली हो सकती है, असरदार हो सकती है, लेकिन इसका इरादा हमेशा बुरा होता है। समझ गया। तो ये वो जानकारी है जिसमें शक्ति तो है, पर उसका उद्देश्य विनाशकारी है। ये उस नदी के पानी की तरह है जिसमें जहरीले केमिकल मिले हुए हैं। बिल्कुल, ये आपको फायदा पहुंचाने का नाटक कर सकती है, लेकिन अंत में नुकसान ही करती है। तो 97% भ्रामक, 2% नेगेटिव, ये तो 99% हो गया। तो फिर हमारे लिए बचा क्या? सिर्फ 1%। हाँ, और यही है तीसरा संसार, सकारात्मक सूचना, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। ये कुल जानकारी का सिर्फ 1% है, और इसकी तुलना धरती पर मौजूद उस शुद्ध पानी से की गई है जो सच में पीने योग्य है। ये दुर्लभ है, कीमती है और जीवन देने वाली है। और ये सकारात्मक सूचना है क्या? किताब में इसका क्या उदाहरण दिया गया? ये वो जानकारी है जिसका एकमात्र उद्देश्य कल्याण है, इंसान का, समाज का और दुनिया का। ये हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर लेखक विभिन्न संस्कृतियों की पवित्र पुस्तकों का जिक्र करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में गीता। उनके अनुसार ये ग्रंथ वो ज्ञान देते हैं जो विवेक से पैदा होता है। ये वो जानकारी है जो हमें बताती है कि जीवन कैसे जिएं, सही और गलत में फर्क कैसे करें और मुश्किल समय में सही रास्ता कैसे चुनें। मतलब ये सिर्फ हाउ टू या क्या करें वाली जानकारी नहीं है, बल्कि हाउ टू बी या क्या बने वाली जानकारी है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। ये वही 1% है जो DIKW पिरामिड के शिखर यानी विवेक तक ले जाता है। ये वो ज्ञान है जो हमें सिर्फ सफल नहीं बल्कि सार्थक इंसान बनाता है। ये 97-2-1 का बंटवारा तो सच में आंखें खोल देने वाला है। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपने चारों तरफ मौजूद जानकारी को एक नए चश्मे से देखें। हर रोज जो खबरें हम पढ़ते हैं, जो वीडियो हम देखते हैं, जो बातें हम सुनते हैं, उनमें से कितना उस 97% खारे पानी का हिस्सा है और कितना उस 1% अमृत का। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे कच्चे आंकड़े एक सफर तय करके पहले सूचना, फिर ज्ञान और अंत में विवेक बनते हैं। हमने सूचना और ज्ञान के बीच के उस बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क को समझा जो अनुभव और समझ से पैदा होता है। लेकिन मेरे लिए आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि जानकारी का उपभोक्ता होना ही काफी नहीं है। हमें एक समझदार आलोचक बनना होगा। हमें ये पहचानना सीखना होगा कि कौन सी जानकारी हमें आगे बढ़ाएगी और कौन सी हमें भटकाएगी। सही कहा। और जैसा कि किताब में तर्क दिया गया है, अगर हम मान लें कि हमारे चारों ओर मौजूद जानकारी का 97% हिस्सा भ्रामक या निरर्थक है, तो ये हमें एक उपभोक्ता के रूप में बेहद सतर्क रहने की चेतावनी देता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फिल्टर है जो हमें अपने दिमाग पर लगाना होगा। ये एक शक्तिशाली विचार है और यहीं हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करना चाहेंगे। ये सवाल किताब में नहीं है, ये हमारे मन में उठ रहा है। अगर हम वाकई सूचना के एक ऐसे महासागर में तैर रहे हैं
जिसका 97% हिस्सा खारा और भ्रामक है, तो हमें उस 1% पीने योग्य सकारात्मक ज्ञान तक पहुंचने के लिए अपने अंदर कौन से फिल्टर या उपकरण विकसित करने होंगे?